तो वहीं सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब सलमान ने विदेश से अपने लिए बुलेट प्रूफ निसान कार इंपोर्ट भी कराई है। इस कार की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं अगर आप इसकी खासियत की बात करें तो इसमें कई सेफ्टी फीचर्स हैं। राइफल और बम का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल है, रियर सीट बेल्ट्स है और इसी के साथ ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी हैं। बुलेट प्रूफ फ्लोर है और फायरिंग इस कार पर बेअसर रहेगी। तो सलमान खान ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अब ये महंगी कार इंपोर्ट कराई है। तो हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर सीट बेल्ट्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इसी के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल भी इस कार में है और साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लास, ब्लास्ट प्रूफ फ्लोर है, टेल पाइप प्रोटेक्शन है। पंचर होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गोली और बम इस कार पर बेअसर रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारों को बनाकर कब्जा करने का सिलसिला नया नहीं है। अब जिम कॉर्बेट के घने जंगलों में अवैध मजारों का मामला सामने आया है, जिस पर धामी सरकार अब सख्त हो गई है। सीएम धामी का कहना है कि अवैध कब्जे को हटा लिया जाए, वरना सरकार बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाकर आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई भी करेगी। तो घने जंगलों में कैसे मजारों का ये खेल चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। उत्तराखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क में कई मज़ारें बन गई हैं। हैरत की बात यह है कि मज़ारों के नीचे किसी की अस्थियां भी नहीं मिली, यानी मकसद सिर्फ कब्जा करने के खेल का है। हालांकि इसे लेकर अब सरकार सख्ती का मूड बना चुकी है। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों को सीएम ने चेतावनी दी है और कहा है कि वन विभाग, सिंचाई विभाग या किसी भी सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो वो उसे खाली कर दे। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उससे पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। इन मज़ारों की सच्चाई जानने के लिए गूगल मैपिंग का सहारा भी लिया जाएगा, ताकि इनके निर्माण का पूरा सच सामने आ सके। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रामनगर के कई इलाकों में अवैध मज़ारें नजर आती हैं। हालांकि सरकार की सख्ती पर मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग नाराजगी जता रहे हैं। हम छबली बाबा के मजार पे हैं। 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ उनका लड़का, अशरफ अली मेरा नाम है। शासन का बुलडोजर केवल एक मखसूस कौम के जो आस्था के स्थल है उन पर चल रहा है। शासन का बुलडोजर अभी तक अवैध निर्माणों पे क्यों नहीं चला? देहरादून में इतने बड़े बड़े अवैध निर्माण सब MDTA और सरकार की मिलीभगत से बन गए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि शासन का बुलडोजर आज तक वहाँ नहीं चला है। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से मैं ये करूँगा कि संविधान की शपथ लेकर आए, संवैधानिक काम करें, एक कौम को टारगेट करके काम न करें। बताया जा रहा है कि कॉर्बेट के आसपास 10 से ज्यादा अवैध मज़ारें हैं जो लैंड जिहाद के नाम पर कब्जा की गई हैं। इसी आड़ में वन संपदा को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी अवैध मज़ारें हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं
अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मजारें ऐसी चिन्हित हुई हैं, इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल नया नहीं है। उत्तराखंड पर बड़े ही प्लान वे में मजारें बनाई गई हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। हालांकि अब सरकार इस पर एक्शन के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब 2024 के चश्मे से यूपी को देखते हैं। अखिलेश यादव सोच रहे थे कि वो मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनके ख्यालों के गुब्बारे की हवा शाह और योगी की जोड़ी ने निकाल दी है। यूपी के दलित बाहुल्य कौशांबी में पहुंचकर शाह सपा, कांग्रेस और बसपा पर खूब बरसे। इन पर बरसे तो बरसे, करोड़ों की सौगात भी दी और साथ ही आजमगढ़ पहुंचकर कई परियोजनाओं की सौगात देते नजर आए। यहां पर भी उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देने वालों का हश्र बुरा ही होता है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के महासमर से पहले बीजेपी यूपी में किलेबंदी करने में जुट चुकी है। जहां जहां बीजेपी की तैयारी कमजोर है, वहां अब ताकत लगाने का काम तेज हो चुका है। और इसी सिलसिले में आज अमित शाह, सीएम योगी और योगी सरकार के कई मंत्री कौशांबी और आजमगढ़ में नजर आए। शाह आजमगढ़ के नामदारपुर में 4583 करोड़ की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आए। सपा और बसपा के कार्यकाल में यूपी की पहचान दंगों के लिए होती थी। उन्होंने कहा, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, दंगा एक भी होने नहीं दिया और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। इससे पहले अमित शाह कौशांबी पहुंचे। उन्होंने वहां कौशांबी महोत्सव में शिरकत की और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेसियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैदान तुम तय कर लो, देश में कहीं भी भाजपा वाले दो दो हाथ करने को तैयार हैं। कोई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। शाह ने कहा कि जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो या कोई और भी, जब भी मोदी जी को गाली दी है, जनता ने गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूत करके खिलाया है। पीएम मोदी को गाली देने वालों का हश्र बुरा हुआ है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। अमित शाह के 25 मिनट के भाषण में टारगेट पर राहुल गांधी ही रहे। राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल जी कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, जबकि हकीकत तो ये है कि लोकतंत्र नहीं, उनका परिवार खतरे में है। शाह ने कहा कि जिन जिन परियोजनाओं का आज मैं शुभारंभ कर रहा हूं, उनका लाभ बुंदेलखंड और पूर्वांचल की जनता को मिलेगा। दरअसल कौशांबी ऐसा जिला है जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड का बॉर्डर है और इसीलिए शाह ने दोनों क्षेत्रों की बात की। भाइयों बहनों, जब मैं कौशांबी आया हूं तब
समग्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सभी मतदाताओं को अपील करने आया हूं कि 24 की लड़ाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट पर कमल खिलाइए और मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ, पूर्वांचल वालों, कौशाम्बी वालों, बुंदेलखंड से आए हुए लोगों, कमल खिलाएंगे? हम सब देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो इन योजनाओं की मिली सौगात ये भी आपको बता देते हैं। आजमगढ़ के हरिहरपुर में 21 करोड़ 79 लाख की लागत से संगीत महाविद्यालय बनेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,257 करोड़ की लागत से 1,358 पाइप पेयजल परियोजनाएं, हरिऔध कला केंद्र, सड़कों का चौड़ीकरण, आवासीय विद्यालय, अनावासीय भवन बनेंगे। आजमगढ़ में रासेपुर तितरा मार्ग का निर्माण होगा। बिलरियागंज से रौनकपुर सड़क का निर्माण होगा। मार्टिनगंज अनावासीय परिसर, लाट घाट CHC, 3 वृद्ध गौ संरक्षण केंद्रों की सौगात। कौशाम्बी को 612 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। यानी अखिलेश का प्लान अब MY के साथ D को भी जोड़ने का है। यानी दलित, मुस्लिम और यादव के सहारे 2024 में 50 सीटों के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो अमित शाह ने कौशाम्बी को सौगात देकर अखिलेश के उस प्लान की हवा निकालने की कोशिश की है। बीजेपी का टारगेट यूपी में 75 प्लस सीटें हासिल करके देश में 400 सीटों के आंकड़े को छूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की डबल मार देखने को मिली है। इस बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और अब किसानों को आस है कि सरकार उनके नुकसान को देखते हुए उन्हें मुआवजा देगी। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की बूंदें होती होंगी किसी के लिए सुहाने मौसम की गवाही। बदलता मौसम देता होगा किसी के दिल को सुकून। आसमान में छाने वाली बदरी देखकर झूमता होगा किसी का मन। लेकिन यही बारिश जब अपनी सीमाओं को पार कर जाती है तो वो कर देती है बेचैन धरती के भाग्य विधाता को। वो कर देती है मायूस भूखे पेटों को भरने वालों को। वो ला देती है आंसू अन्नदाता की आंखों में। क्योंकि तुम्हारे वास्ते बारिश खुशी की बात सही, हमारी छत के लिए इम्तिहान होता है। बारिश के मौसम में अपनी बालकनी में बैठकर बारिश की बूंदों को गिनने की कोशिश तो आप भी करते होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जब बारिश की बूंदों की रफ्तार ओलों के साथ गिरती है ना, तो किसानों की छाती पर तीर की तरह चलती है। ऐसा ही कुछ रीवा में देखने को मिला, जहां मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। रीवा के मनगवा, मऊगंजस, त्योंथर इलाकों में पत्थरों के बराबर ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अरे सारी फसल नष्ट हो गई है, से कुछ बचा नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कुछ किसानों को कुछ करवाएं। मुख्यमंत्री महोदय से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जी यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी है, तो हम अनुरोध करते हैं कि हमें कुछ लाभ मिले और
जो हो सके वो सरकार सहायता करे किसानों की। देखिए, जैसे कल ओलावृष्टि की सूचना मिली है, हम और हमारे भाजपा के सभी साथी सक्रिय हो गए हैं और किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष होने के नाते किसानों से मेरा सीधा संवाद है। उनका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। जैसे मुझे पता चला, मैं भागता हुआ इन गांवों में आया हूं। हमारी इस विधानसभा त्योथर के झलरी, घटेहा, फुलदेव, रामपुर, बराती, मुजरा, गोंद खुर्द आदि गांवों में व्यापक नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलें जमीन पर लेट गई हैं, किसानों के पास कुछ शेष नहीं है। इस विषय को लेकर के हम लोग आए हैं कि इसका हम लोग मूल्यांकन कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसका आग्रह कर लिया गया है। फसल बर्बाद होने के बाद किसान अब मुआवजे के इंतजार में सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अरहर, चना, मसूर और राई की फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। मौसम की मार ने इन किसानों को रुला दिया है। जमा पूंजी सब फसल में लगा दी थी, वही बर्बाद हो गई। मौसम की ऐसी मार पड़ी कि ये लाचार होकर बस अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल उन्होंने यहां 4 नए बोर्ड्स के गठन को मंजूरी दी है, जिसका आदेश भी जारी हो चुका है और इस फैसले को शिवराज की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि ये सब जनता को असली मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश है। अब चुनाव के समय सरकार को बोर्ड गठन की याद आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव चल दिया है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में 4 नए बोर्ड्स का गठन किया है। इसमें मध्य प्रदेश स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड और तेल घानी बोर्ड शामिल है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने चारों बोर्ड्स के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग को साधा जाए। खासतौर से जो ओबीसी के क्लांट जातियां हैं, उनको लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। शिवराज सरकार ने 4 बोर्डों का गठन किया है, जिसमें तेली बोर्ड की बात हो या विश्वकर्मा बोर्ड की बात हो, रजक बोर्ड हो या स्वर्णकार बोर्ड हो। ये 4 बोर्ड ऐसे हैं, इनका गठन करके 1 करोड़ वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। सरकार का यह दावा है कि बोर्ड के गठन से और इनके फंक्शन करने के बाद से युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोन मिलेगा और उनके स्किल डेवलपमेंट जो है उसमें काम किया जाएगा। हर बोर्ड में अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। सभी बोर्ड्स को राज्य शासन से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के जरिए वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रत्येक बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा और साथ ही नियम विनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को सोनी महापंचायत में स्वर्ण कला बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ने का काम करती है और इसीलिए जहां इन वर्गों में उनके व्यवसाय के आधार पर, उनके काम के आधार पर, उनके विकास के आधार पर बढ़ने के लिए कोई फोरम डेवलप करना है जिसके मार्फत आगे उनका विकास हो पाए, तो सरकार ने वो किया है और हम करते रहेंगे, क्योंकि हम किसी को पीछे रहने देना नहीं चाहते। हम सबको साथ लेकर विकास की मुख्य धारा में जोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। 17.5 सालों से मुख्यमंत्री जी को जिन वर्गों के हितार्थ उन्होंने बोर्डों का गठन किया है, उनकी याद क्यों नहीं आई? अभी तक हर वर्ग का खून चूसा। अब उस खून में मुख्यमंत्री जी घी की खुशबू लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है। राजनैतिक अंत्येष्टि भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार की सज चुकी है और दिसंबर में उसे अग्नि प्रज्वलित कर मतदान के माध्यम से जनता अंतिम संस्कार करेगी। तो शिवराज सरकार 2023 के चुनाव में प्रदेश में वापसी करना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में शिवराज के इस दांव की काट तो कांग्रेस को निकालनी होगी और ये भी ध्यान रखना होगा कि उसका दांव कहीं उल्टा न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और अब बात बॉक्सर की गिरफ्तारी पर भड़के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले अमेरिका के मैक्सिको से उसे पकड़ा और दीपक बॉक्सर दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। अब दिल्ली के सिविल लाइंस में एक बिल्डर की हत्या सहित कई मामलों में यह फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भड़का हुआ है। फेसबुक पोस्ट से दिल्ली स्पेशल सेल को पुलिस को चेतावनी दी गई है। 3 दिन पहले एनआईए ने 28 गैंगस्टरों की सूची बना गृह मंत्रालय को सौंपी थी। लिस्ट में टॉप पर है गोल्डी बराड़ का नाम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है गोल्डी। तो फिलहाल गोल्डी बराड़ के साथी की गिरफ्तारी पर गोल्डी बराड़ भड़का हुआ है, पुलिस को धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तारी की थी। 3 दिन पहले ही मैक्सिको से पकड़ा गया था दीपक बॉक्सर और दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही गोल्डी बराड़ भड़का हुआ है और पुलिस को धमकियां दे रहा है।